हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। हमने इसमें कोशिश की है कि हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए जाएं, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला हमें दिया गया है 156। जब हम 156 के गुणनखंड करेंगे तो आपको ये रफ में करना है। आप 156 के इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं तो पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 78। फिर आप 2 से भाग देते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 39। फिर आप 3 से भाग देते हैं तो यहाँ मिलता है 13 और 13 से भाग देने पर हमें मिलता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं 156 के गुणनखंड। तो इसे हम लिख देंगे 156 बराबर 2। हमें 2 बार नज़र आ रहा है तो इसे लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 और यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे 156 के। इसी प्रकार दूसरा हमें दिया गया है 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि 74 29 के जो गुणनखंड है वो सारे अभाज्य संख्या मतलब बड़ी अभाज्य संख्या से ही भाग होता है। तो यदि हम 74 29 के गुणनखंड देखें तो सबसे पहले आपको भाग देना होगा इसे 13 से। तो 74 29 को जब आप भाग देंगे 17 से यहाँ पे भाग देना होगा। तो 74 29 को आप भाग देंगे 17 से तो 17 चौक 68, यहाँ पर 6 बचता है 62 हो जाएगा। फिर आप करेंगे 17 तिया 51, यहाँ पर 11 बचता है 119 हो जाएगा। 17 सती 119। फिर आप भाग देंगे 19 से तो ये भाग जाएगा हमारा 19 दूनी 38 और यहाँ पर हमारे पास बचता है 5, 57 बन जाएगा। तो 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर 23 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड आएंगे वो आ जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23। तो ये आपको बिल्कुल याद रख के भी जा सकते हैं आप कि 74 29 जो है सबसे पहले 17 से भाग जाता है, फिर 19 से जाएगा और फिर जाएगा हमारा 23 से, और यही 3 अभाज्य संख्याएं हमारी होगी इसके गुणनखंड के रूप में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलना ही तय है। तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, HCF 306 657 बराबर 9। मतलब हमें 306 और 657 का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमें LCM ज्ञात करने को कहा गया है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो इसे हम लिखते हैं दिया है HCF बराबर 9। अब हम लगाएंगे हमारा सूत्र। यहाँ हम लगाएंगे HCF गुणित LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। हमारा HCF और LCM का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब HCF हमारे पास है 9, LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM को हम LCM लिखेंगे। और 2 संख्याएं, अब 2 संख्याएं हमें दी गई है 306 गुणित 657, यहाँ पे हमने रख दी है। आप 9 गुणा वाला ले जाएंगे भाग में तो ये हो जाएगा हमारे पास 306 गुणित 657 डिवाइड बाय 9। आप 9 से 306 या 657 किसी को भी कट कर सकते हैं। तो हम 657 को कट करेंगे। तो जब हम 9 से कट करेंगे तो 9 सत्ते 63, 2 बचा 27 बना, 9 तिया 27, 73 बात कट हो चुका है। अब हमारे पास बचता है LCM बराबर 306 गुणित 73। अब 73 में हमें गुणा करना है 306 का, तो हम साइड से गुणा कर सकते हैं रफ में। 3 का गुणा 6 में करेंगे, ये हो जाएगा 18, 0 में करा तो 1 आ चुका है, 3 तिया 9। जब आप 7 का गुणा 6 में करेंगे 42, 0 का हम 4 लिख देंगे क्योंकि 4 हासिल का बचा था, 7 तिया 21। आप इसे प्लस करेंगे तो 8 3 13 2 2। तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, तो हमारा LCM आ जाएगा 22,338, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके 80% चांस बनते हैं कि एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल आपको इसको सॉल्व करके ही जाना है।
देन हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमें इसे सिद्ध करना है कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इसका पहले अपोजिट मान लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। यह आपको ध्यान रखना है, अपरिमेय दिया जाएगा बट हम मानेंगे पहले क्या, एक परिमेय संख्या, इसे हम मान लेंगे। 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, इसे हमने मान लिया है। देन हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो वो P/Q के रूप में होती है। तो इसे लिख देंगे हम 7 करनी 5 बराबर P/Q। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लिखना है P और Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है P और Q क्या है, सह अभाज्य है। देन हम करनी 5 यहीं रहने देते हैं। 7 हमारा जो गुणा में था ये चला जाएगा यहाँ पर भाग में। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा P/7Q। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है करनी 5 बराबर P/7Q। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास P और Q तो पूर्णांक थे, पूर्णांक है और सहअभाज्य भी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम लिख देंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है। ये यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो जब हमने ये पढ़ा है कि P/7Q एक परिमेय संख्या है तो उसके जो बराबर में है वो भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही होती है। परंतु हमें ये पता है, परंतु हम जानते हैं करनी 5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ लिखेंगे करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। बट परिमेय तो परिमेय के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि करनी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर क्यों आ गई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो कल्पना की थी वो हमने क्या की थी, हमने इसे परिमेय मान लिया था। तो ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो इसलिए हमने लिखा कल्पना के कारण हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको इस प्रकार से ये पूरा सॉल्व करके आना है। सबसे पहले एक बार फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7 करनी 5 को एक परिमेय मान लेना है। ये आपने मान लिया। कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो इसे हमने लिख दिया 7 करनी 5 बराबर P/Q। यहाँ पर आपको बोलना है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। फिर हमने क्या किया, करनी 5 हमने यहीं रहने दिया, 7 को आप ले गए डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा P/7Q। अब यहाँ पर हमें पता है कि P और Q पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी P/7Q ये एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि उसके बराबर में भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो इसलिए हमने लिखा है कि करनी 5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है कि परिमेय के बराबर क्या आ गई है, अपरिमेय आ गई है। इसलिए हमने यहाँ एक लाइन लिखी है कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, तो त्रुटिपूर्ण कल्पना हमारी ये थी कि हमने 7 करनी 5 को एक परिमेय बोला है। इसलिए आप लास्ट लाइन में लिखेंगे कि अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देन हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है,
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं और फिर संबंध की सत्यता की हमें जांच भी करना है। हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया है 4u वर्ग प्लस 8u, इसे हम रख देंगे 0 के बराबर। अब यहाँ से हम 4u निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हमने निकाल लिया है 4u कॉमन, तो हमारे पास बचता है यहाँ पर u प्लस, अब 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार में, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 हमने बचा लिया है, बराबर 0। अब एक हम बनाएंगे 4u बराबर 0 और दूसरा हमारा बनेगा u प्लस 2 बराबर 0। आपका 4 गुणा वाला भाग में जाएगा तो 0 के गुणा भाग में कुछ भी जाता है तो क्या बनता है, 0 ही बनता है। और प्लस 2 हमारा उधर जाएगा तो ये RHS पर जाके हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारे 2 शून्य आ चुके हैं, ये शून्य आ गए हैं हमारे 0, -2। अब यहाँ पर शून्य के बाद हमें बोला गया है इनके गुणांकों के भी संबंध की जांच करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक शून्य को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा हमारा 0, दूसरा हम मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर -2। अब यदि हमें जांच करना है तो पहले हम जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का हमारा एक सूत्र होता है -b/a। यहाँ पर यदि हम देखें तो योगफल को हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब यदि हम b और a की बात करें तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आप देखोगे जो u स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 4, जो u का गुणांक वो b होगा, b बराबर 8 और c हमारा हो जाएगा 0 जो बिना u वाला होगा। तो a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 8 है, c हमारे पास है 0। यहाँ रखेंगे तो b को हम रखेंगे -8, a हम रखेंगे कितना 4। अल्फा हमने कितना निकाला है, अल्फा हमने निकाला था 0, बीटा हमारे पास है -2। जब आप इसे भी कट करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको 2, तो यहाँ पर -2 और -2 दोनों आ चुके हैं बराबर। तो ये हमारे पहले शून्य की हमने जांच कर ली है। देन हम गुणनफल भी निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, तो जब हम गुणनफल की बात करेंगे तो ये सूत्र होता है हमारा c/a। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा। c हमारे पास था 0, a हमारे पास था 4। अल्फा की बात करें तो अल्फा 0 है और बीटा -2 बराबर, यहाँ पर 0 में से कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा, तो ये हमारा आ गया है 0 बराबर 0। तो यहाँ भी हमने LHS बराबर RHS दिखा दिया है, तो दोनों हमने जांच भी कर ली है। तो ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न था। देन हम बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है बहुपद x वर्ग -3 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x वर्ग -3 बराबर 0। यहाँ पर सिर्फ शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप -3 RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +3। जब हम वर्ग हटाते हैं तो हम पहले तो सबसे पहले लगाएंगे प्लस और माइनस, और यहाँ पर हम लगा देंगे हमारी करनी। तो यहाँ पर +-√3 हमारा आ चुका है। तो यदि हम शून्यक की बात करें तो यहाँ पर हमारे 2 शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा हमारा +√3 और दूसरा हो जाएगा हमारा -√3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान रख के ही जाना है। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसको छोड़ के गए तो ये मान के चलिए कि आप 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 99% ये क्वेश्चन छप चुका है एग्ज़ाम पेपर में। 1% तुम्हारी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब हुई तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा।
बट 99% ये क्वेश्चन छप रहा है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल इसको पढ़ के ही जाना है किसी भी कंडीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमारे पास दो इक्वेशंस है, उन दो इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास दी गई है 2x + 3y = 11, इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। देन दूसरा हमें दी गई है 2x - 4y = -24, और इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या आपको यदि प्रतिस्थापन आती तो आप प्रतिस्थापन से, जैसे आपको मेथड इजी लगे, क्योंकि यहाँ पर मेथड का नाम नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर और यहाँ पर आप समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब हम समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो जिस समीकरण को घटाया जाता है उसके हम चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तो हम वैसा का वैसा रखेंगे, 2x + 3y = 11। जब आप समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो प्लस वाली चीज़ बन जाएगी -2x, ये -4y आप लिख देंगे +4y, और -24 बन जाएगा +24, और इसे आप करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे +2x - 2x कट जाएगा, हमारे पास रहेगा 3y + 4y, तो ये बन जाएगा 7y। 11 और 24 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 35। ये 7 आपका गुणा में, ये चला जाएगा भाग में, तो y = 35/7। आप इसे करेंगे कट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। तो y का मान हमारे पास आ चुका है 5। देन हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम लेने वाले हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x + 3y = 11। तो 2x + 3y = 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 गुणित y को हम रखेंगे 5 = 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 = 11, प्लस का 15 RHS पर जाके हो जाएगा -15। तो 11 में से 15 आप माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास -4। तो x = -4/2, आप इसे करेंगे कट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर -2। तो x का मान भी आ चुका है हमारे पास -2। तो ये हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन ने बोला था कि उसे m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें एक समीकरण दिया गया है y = mx + 3। तो यहाँ लिख देते हैं, दिया है y = mx + 3, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर हम y और x के मान रख देते हैं। तो y हमारे पास कितना है, तो y की बात करूँ तो y हमारे पास है 5। तो ये y का मान हमने रखा है 5। m को हम रखेंगे m, x का मान रखेंगे -2 + 3। देन हम +3 LHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3 बराबर -2m। तो 5 से जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 बराबर -2m। आप -2 को ले जाएंगे 2 के डिवाइड में, आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास m का मान आ चुका होगा -1, और यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल इसको छोड़ के नहीं जाना है। यदि आप छोड़ के गए हैं तो आपने 3 नंबर निकाल दिए हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 संपूरक कोण दिए गए हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक दिया गया है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना
बड़े कोण की माप। तो बड़े कोण की माप हमने मान ली x है, और यदि हम छोटे कोण की बात करें तो छोटे कोण की माप हम मान लेते हैं y। अब आपको कोण का नाम दिया है, दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। तो यह लिखते हैं हम कि हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखते हैं संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें जैसा क्वेश्चन बोले वैसा हमें करना है। तो हमें बोला गया है कि जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण हमने माना था x छोटे कोण से, तो छोटा कोण हमने माना है y। कितना अधिक है, 18 डिग्री, तो प्लस 18। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं। इसे हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 2 का मान कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 1 में। तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास x बराबर y प्लस 18 है। समीकरण 1 में हम x की जगह क्या रख सकते हैं, y प्लस 18। तो इसे हम लिख रहे हैं y प्लस 18। ये x की जगह हमने रखा है, फिर प्लस वैसा का वैसा, y भी आप वैसा का वैसा रखेंगे, बराबर 180। तो y प्लस y हमारे पास हो जाएगा 2y बराबर 180, प्लस का 18 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। तो 180 में से आप 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 162। 2 आपका गुणा में, ये चला जाएगा भाग में, तो 162/2 आप कट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 81। तो y का मान हमें मिल चुका है 81। देन हम निकालेंगे x का मान। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर y प्लस 18। इसको हमने लिख दिया है। y का मान यहाँ पर हम रख देंगे 81। तो x बराबर 81 प्लस 18। इसे आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 99। तो ये हमारा x का मान आ चुका है। तो यह लिख सकते हैं कि अतः बड़े कोण की माप, तो बड़ा कोण हमने माना था x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 99। और छोटे कोण की माप, तो वो हमने माना था y, तो ये हो जाएगा छोटे कोण की माप बराबर 81। तो ये दोनों कोण हमारे से जो पूछे गए थे वो हमने निकाल लिए हैं। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं, माना नूरी की आयु हम मान लेते हैं x। नूरी की आयु बराबर x, और सोनू की आयु हम मान लेते हैं y। सोनू की आयु y, ये दोनों आयु हमने मान ली है। अब जैसा जैसा हमें क्वेश्चन बोलते जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों कितने होंगे, x माइनस 5 आपको माइनस करना होगा। जब पूर्व बोले तो आपको माइनस करना है। तो ये हो जाएगी नूरी की आयु x माइनस 5। इसी प्रकार सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5। अब हमें बोला गया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना। तो हमें सोनू की आयु में किसका गुना करना होगा, 3 का। तो ये हमने कर दिया 3 का गुना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 बराबर 3 का गुना आप y में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 का गुना 5 में, तो 3 पंजे 15। अब x और y वाले हम एक साइड करेंगे तो
तो ये हमारा x तो एज इट इज होगा। ये प्लस का 3y आप RHS पर LHS पर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर -15, ये -5 RHS पर जाकर हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 3y बराबर -15 + 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। देन आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। अब हमें पश्चात दिया गया है, तो पश्चात मतलब 10 साल बाद। जब बाद की बात करते हैं तो हम हमारी आयु को जोड़ते जाते हैं, तो हमें यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा, हमें करना होगा 10 का प्लस। तो आज नूरी की आयु कितनी है, x है, तो 10 साल बाद x + 10। आज सोनू की है y, तो 10 साल बाद y + 10। देन हमें बोला गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 2 का कर देंगे गुणा। तो ये हमने कर लिया 2 का गुणा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x + 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 में, तो ये हो जाएगा हमारा 20। आप प्लस का 2y LHS पर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 20, प्लस का 10 आप ले जाएंगे RHS पर तो ये माइनस का 10। तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y बराबर 20 में से आप 10 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 10, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ चुके हैं। अब इसे हम विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन से ही हल करने वाले हैं। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को कर देंगे माइनस। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है x ऋण 3y बराबर माइनस का 10। अभी आपको बताया था जब हम 1 में से 2 घटाएंगे तो समीकरण 2 के हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो ये प्लस का x हमारे पास हो जाएगा माइनस का x, माइनस का 2y बन जाएगा प्लस का 2y, और प्लस 10 हमारा हो जाएगा माइनस का 10। और इसे हम जब घटाएंगे तो x से x आपका हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का y बराबर -20, माइनस से माइनस आप कर देंगे कट, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। देन हम y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है x ऋण 3y बराबर -10। तो इसे लिखते हैं x ऋण 3y बराबर -10। तो यहाँ हो जाएगा x ऋण 3 गुणित y का मान हमारे पास है 20 बराबर -10। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x ऋण 60 बराबर -10। तो माइनस का 60 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 60, तो x बराबर 60 - 10, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 50, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने x क्या माना था, हमने नूरी की आयु माना था x। तो नूरी आप लिख सकते हैं लास्ट में कि नूरी की आयु आ चुकी है 50। तो यहाँ लिखते हैं नूरी की आयु बराबर 50, और y हमने सोनू की आयु माना था। तो यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु, तो y कितना आया है, y हमारा आया हुआ है 20। तो यहाँ लिख देंगे 20। तो ये हमने दोनों आयु निकाल ली है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है द्विघात समीकरण 6x वर्ग -x -2 के मूल ज्ञात करना है। ये भी हमारे शून्यक जैसे ही है, बस नाम में आ गया है मूल। तो हमें पहले समीकरण को देखना है। हमें दिया गया है 6x वर्ग -x -2 बराबर 0। अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप a और c इन संख्याओं को देखते हैं। तो हमारे पास a है 6 और c हमारे पास है 2। तो हम 6 और 2 का कर लेते हैं गुणा। तो 6 दूनी होता है 12। तो हमें ऐसी संख्या 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो 12 आए। और यहाँ पर आप देखोगे चिन्ह माइनस है, तो जिन्हें माइनस करें तो हमें मिले 1।
तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे हमें 12 मिलता है और घटाने पे हमें मिलता है 1। तो हम जानते हैं ऐसी संख्या होती है 4 और 3। तो 4 में से 3 घटाओगे तो हमें मिलेगा 1, और 4 और 3 का आप गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो इसे आप लिखेंगे 6x वर्ग माइनस, अब ये x में है तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 4x, और यदि हम यहाँ पे माइनस लगा दे तो ये जुड़ जाएंगी, इसलिए हम एक माइनस लगाएंगे तो दूसरा हम लगाएंगे प्लस। तो -4x + 3x, तो आप देखेंगे -x बन चुका है और -2 बराबर 0। अब ये दो अलग कर देंगे, ये दो अलग कर देंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। तो हम देखते हैं कि 6 और 4 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो 6 और 4 आते हैं 2 के पहाड़े में, तो 2 हमारा निकल गया कॉमन। और यहाँ पर हमें x और एक दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से हमने x भी निकाल लिया कॉमन। आप देखेंगे 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। यहाँ पे x वर्ग था तो एक बार x बचा हुआ है, माइनस 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, तो 3x - 2 प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ भी हमारा कॉमन नहीं निकलता है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ 1, और इसे हम लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे दो कोष्टक बन चुके हैं। पहले हम 3x - 2 वाला कोष्टक निकाल लेंगे कॉमन, तो 3x - 2, और दूसरा कोष्टक हमारे पास है 2x + 1 बराबर 0। तो एक हो जाएगा हमारे पास 3x - 2 बराबर 0, और दूसरा हमारे पास होगा 2x + 1 बराबर 0। तो माइनस का 2 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस का 1 RHS पर जाके हो जाएगा माइनस का 1। 3 हमारा गुणा में, ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, और यहाँ पर 2 हमारा गुणा में, ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और यही हमारे मूल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मूल बराबर 2/3 कामा -1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं और कैसे दिए गए, क्रमागत। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक, तो हम मान लेंगे इसको x, और दूसरा पूर्णांक। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रमागत दिया गया हो तो हम मानेंगे उसे x + 1। क्यों मानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो 2 से क्या आता है, क्रम के बाद 3 आता है। ये 2 से 3 कैसे बना, तो 2 + 1 3 इस टाइप से बनता है, इसलिए हमने +1 किया। अब हम प्रश्नानुसार जाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार हमें बोला गया है इनके वर्गों का योग। तो वर्ग हमारे पास x का पहले वर्ग करेंगे तो x वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर कितना, 365। आप वर्ग खोलेंगे तो x वर्ग प्लस a + b का होल वर्ग, तो a का वर्ग तो यहाँ पे x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab, तो ये जाएगा हमारा 2x, और ये प्लस का 365 आप ले जाएंगे LHS पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। तो x वर्ग प्लस x वर्ग हो जाएगा हमारे पास 2x वर्ग प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब हम इसे भाग देंगे 2 से, तो यहाँ लिखते हैं 2 से भाग देने पर, तो जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x वर्ग प्लस x माइनस 182, या फिर आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया है। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 182 मिले, और जिन्हें हम घटाएं तो हमें मिलेगा सिर्फ 1। अब यदि आप कंफ्यूज होते हो कि ये नंबर कैसे ढूंढेंगे, तो आपको करना है जो हमारे पास गुणनफल में आया उसके गुणनखंड। तो आप करेंगे यहाँ पर 182 के गुणनखंड, तो ये करेंगे आप 2 से 18 9 बार, 2 से 1 2 से 2 1 बार, फिर आप देंगे इसे 7 से तो ये जाएगा 13 बार, और फिर 13 से ये जाएगा 1 बार। अब आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए थे जिन्हें हम माइनस करें तो 1 आए। तो अब हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं, हमें चाहिए सिर्फ 2 नंबर, तो हम इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 सती 14, और दूसरा नंबर आपको मिलेगा 13। तो 14 में से आप 13 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और यही हमारे फाइनल नंबर होंगे। तो इसे हम लिखेंगे x वर्ग प्लस, इसे हम लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0।
अब ये दो संख्याएं अलग कर लेंगे, ये दो संख्याएं अलग, तो इनमें हमें दिख रहा है x कॉमन है, तो x हमने निकाल लिया कॉमन। हमारे पास बचता है x प्लस 14, यहाँ माइनस आप लगा सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट हम एजीटी लिख देंगे वैसा का वैसा, तो x प्लस 14। अब आपने x तो लिख दिया है, क्या नहीं लिखा है आपने, 13 नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देंगे हम 13। इस प्रकार से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा एक कोष्टक तो कॉमन निकल गया, x प्लस 14, और हमारे पास बचा है x माइनस 13 बराबर 0। तो आप लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ होगा x माइनस 13 बराबर 0। तो प्लस का 14 RHS पर जाके हो जाएगा माइनस का 14, और माइनस 13 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस 13। अब आपको यहाँ पे जल्दीबाजी में इतना ही छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है उसे दोनों धनात्मक चाहिए, परंतु हमारा यहाँ पर एक ऋणात्मक आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक छोड़ने पर, ऋणात्मक छोड़ने पर। तो जब ऋणात्मक अपन छोड़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर 13। तो हमारा पहला नंबर तो आ जाएगा, पहला पूर्णांक आ जाएगा हमारे पास कितना, 13, और देन हमने दूसरा पूर्णांक माना हुआ है, तो आप दूसरा पूर्णांक लिखेंगे, तो दूसरा पूर्णांक हमने लिया है x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 14, और ऐसे हमारे दो पूर्णांक आएंगे। यदि आप यहाँ पर छोड़ आते हैं तो आपके चांसेस है कि आपका आधा या एक नंबर कटना तय है, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक इसे सॉल्व करना है। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। हमारे पास है समीकरण 2x वर्ग प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो हमें दिया गया है दो बराबर मूल है, तो लिखेंगे हम जानते हैं जब द्विघात समीकरण के बराबर मूल हो के मूल बराबर हो तो b वर्ग माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। तो यदि हम बात करें a की, तो a हमारे पास है 2, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब कैसे लेना है, तो यदि हम देखें x वर्ग का गुणांक हमारा a होगा, फिर x का गुणांक हमारा हो जाएगा b, तो b हमारे पास होगा k, और यदि हम देखें तो बिना x वाला हो जाएगा हमारा c, तो c हमारे पास हो जाएगा 3। तो b वर्ग मतलब k का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे हम k वर्ग ऋण 4 गुणित a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास k वर्ग माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। माइनस का 24 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस का 24, और वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस माइनस और लग जाएगी यहाँ पर करनी 24। तो जब आप 24 की करनी निकालने जाएंगे तो आप इस प्रकार से करनी यहाँ पर निकाल सकते हैं। 2 से आप भाग देंगे 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो आपका 2 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और आपके पास हो जाएगा यहाँ 2 तिया 6, तो करनी 6। तो यही हमारा k का फाइनल माना जाएगा, प्लस माइनस 2 करनी 6। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। तो A हमारे पास है 4, D बराबर -3, और हमें प्रथम 4 पद लिखना है। अब प्रथम 4 पद आप कैसे लिखते हैं, यदि हम बात करें प्रथम पद की, तो प्रथम पद हमारे पास होता है A। यदि हम द्वितीय पद की बात करें या दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हमारा होता है A प्लस D। तो यदि हम प्रथम पद A की बात करें तो A हमारे पास है 4। यदि आप द्वितीय पद की बात करेंगे तो A प्लस D मतलब आप क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पर D हमारे पास है माइनस का 3, तो 4 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1। यदि हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद में हम लिखेंगे A प्लस 2D। तो A हमारे पास है 4 और प्लस 2 गुणित D हमारे पास है -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 2 देना। यदि हम चौथे पद की बात करें, हमें 4 पद निकालने हैं,
तो चौथे पद की बात करें तो चौथा पद आप लिखेंगे a प्लस 3d। तो a हमारे पास है 4, 3 गुणित d हमारे पास है -3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 -9, तो ये हो जाएगा -5, और ये हमारे चारों पद आ जाएंगे। तो यदि हम इसे AP में लिखना चाहें तो AP में हमारे पास पहला पद आया है 4, दूसरा हमारे पास आया है 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद है हमारे पास -5। ये हमारे चारों पद होंगे, ये हमारी AP होंगी। तो ये था हमारा AP का महत्वपूर्ण प्रश्न। देन बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखते हैं दिया है, यदि हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद हम A से दर्शाते हैं। तो A बराबर हमारे पास है 21। D हम कैसे निकालते हैं, तो D हम दूसरे पद में से पहला पद हम करते हैं माइनस, तो A2 - A1 हमारे पास दूसरा पद है, पहला पद है 21 और दूसरा पद हमारे पास है 18। तो 18 में से जब आप 21 माइनस करेंगे तो D आपको मिलेगा -3। और हमें पूछा गया है कौन सा पद -81 है। तो इसे हम ले लेंगे AN बराबर -81। तो यहाँ लिखेंगे हम nवें पद के सूत्र का उपयोग करने पर, सूत्र का उपयोग करने पर। अब nवें पद के सूत्र का उपयोग करने पे nवां पद हमारे पास होता है AN बराबर A प्लस n - 1 D, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर हमारे पास AN है -81, A हमारे पास है 21 प्लस n हमें ज्ञात करना है और D हमारे पास है -3। आप +21 LHS पर लाएंगे तो ये हो जाएगा -21 बराबर, यहाँ पर n - 1 और -3 गुणा में है। 21 और 81 को आप करेंगे प्लस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं बट ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 बराबर n - 1 -3। ये -3 आपका गुणा में, ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस से माइनस कैंसल, और 3 से आप 102 को कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 34। ये माइनस का 1 आप ले जाएंगे LHS पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो n हमें मिल जाएगा यहाँ पर 34 और 1 35, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 35वां पद -81 होगा। तो यहाँ लिखते हैं अतः 35वां पद -81 होगा। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। लो जी, एक और हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है जो छप चुका है आपके पेपर में। इसके भी आपके 95% चांस है कि ये क्वेश्चन भी आपका छपने वाला है पेपर में। तो बिल्कुल ये भी आपको 3 नंबर दिलवा के ही जाने वाला है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। तो समझते हैं इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 31वां पद ज्ञात करना है, अब इसको हम छोड़ देते हैं। देन हमें दिया गया है 11वां पद 38 है, तो पहले जो दिया है उसे लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं दिया है 11वां पद 38, तो 11वां पद बराबर 38, और हमें दिया गया है 16वां पद 73 है, इसे भी हम लिख देते हैं 16वां पद 73। तो अब 11वें पद को हमने क्या लिखना सीखा है, तो 11वें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38। जो भी आपको पद लेना है D उससे एक छोटा लेना है और A प्लस करना है। और इसी प्रकार 16वें पद को आप क्या लिखेंगे, 16वें को आप लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73। आप इन्हें नंबर दे देंगे समीकरण 1 और इसे आप दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन से हल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 तो हमारा वैसा का वैसा उतरेगा, A प्लस 10D बराबर 38, और जब आप समीकरण 2 लिखेंगे
तो आप चिन्ह बदल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वाला माइनस का ए, ये प्लस 15d हो जाएगा माइनस का 15d, और ये हो जाएगा माइनस का 73। आप ए से कर देंगे ए को कट, तो हमारे पास बचेगा प्लस 10d और माइनस 15d में हमारे पास बचेगा माइनस का 5d, और 38 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस का 35। माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाएगा, तो d बराबर 35/5। आप कट करेंगे तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 7। ये d का मान आ चुका है। अब हमें चाहिए a का मान, तो आप रखेंगे समीकरण 1 में d का मान। तो यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 10d बराबर 38। ये हमारे पास समीकरण 1 था। यहाँ पर हम d का मान रख देंगे, तो d का मान हमने निकाला है 7, तो 10 गुणित 7 बराबर 38। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 70 बराबर 38। तो प्लस का 70 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है माइनस का 32। तो ये हमारा आ चुका है a का मान। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास a और d आ गए हैं तो हम लिखेंगे अतः 31वां पद। अब जब हमें 31वां पद चाहिए तो अभी हमने लिखना सीखा है 31वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 30d, d हम एक कम लिखेंगे। अब हमने a निकाल चुके हैं माइनस का 32 प्लस 30 गुणित d हमारा है 7, यहाँ मान रख दिए। तो माइनस 32 प्लस 30 का गुणा 7 में करेंगे तो 210। जब आप 210 से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 178, और यही हमारा 31वां पद होगा जो कि हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये था हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप ये मान के चलो कि आपके 3 नंबर यहीं से लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल आप इसको पढ़ के ही जाएंगे, समझ के ही जाएंगे। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पर योग दिया गया है, तो इसे हम पहले ले लेते हैं। दिया है योग को हम एसएन से दर्शाते हैं, तो एसएन हमें दिया गया है 636। यहाँ पर यदि हम बात करें प्रथम पद की, तो प्रथम पद a बराबर हमें मिला है 9। यदि हम d की बात करें तो d हम निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब दूसरे पद में से पहला पद हम कर देंगे माइनस। तो हमारे पास दूसरा पद है 17 और पहला पद है 9, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो d हमें मिलता है 8। और हमें ज्ञात करना है n, कितने पद लेने चाहिए, तो n हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे योग सूत्र का प्रयोग करने पर। योग सूत्र का प्रयोग करने पर यदि हम योग सूत्र की बात करें तो हमारे पास होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमने योग सूत्र हमारा लगाया। Sn हमारे पास है 636 बराबर n को हमने n रखा है बटे में 2 गुणित a हमारे पास है 9 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास आया हुआ है 8। ये हमने सारे मान रख लिए हैं। आप 2 को ले जाएंगे LHS पर, तो ये LHS में हो जाएगा गुणा। तो 636 गुणित 2 बराबर n, 2 का गुणा आप करेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 18 प्लस आप इसे ओपन करेंगे तो 8n-8। तो हमारे पास यहाँ बनेगा 1272 बराबर n। 18 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 10 प्लस 8n। अंदर जब हम गुणा करते हैं तो 1272 बराबर 10n प्लस 8n वर्ग। अब इसे हम अरेंज करते हैं तो ये प्लस का 8n वर्ग प्लस का 10n और 1272 RHS पर जाके हो जाएगा माइनस का 1272 बराबर 0। आप यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 4n वर्ग प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। 2 हमारा RHS पर जाके 0 के बटे में हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा 4n वर्ग
प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसे आपको करना है हल, तो आप इसे या तो इसे करेंगे या तो आप यहाँ पर हमारा द्विघात सूत्र लगा सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे द्विघातीय सूत्र का। तो हम a b c मान लेते हैं। तो हमारे पास a आ चुका है 4, b हमारे पास है 5 और c हमारे पास है माइनस का 636। यहाँ पे हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने पर, तो यहाँ लिखते हैं द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने पर, तो द्विघातीय हमारा सूत्र यहाँ पर बनेगा n बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। तो यहाँ पर हम हमारे मान रखने वाले हैं। तो माइनस का b हमारे पास है 5 प्लस माइनस इसे आप लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस 4 गुणित a आपके पास है 4 और c आपके पास है 636। किसका है ये? माइनस का 636 डिवाइड बाय 2 गुणित 4। ये मान हमने सारे रख दिए हैं। तो ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और यहाँ पर माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करोगे तो 16 और 16 का गुणा आपको करना होगा किस में? 636 में। तो जब आप गुणा करते हैं तो 16 का 6 में 96, 9 बचता है। 16 का 3 में करेंगे 48 और 9 तो ये हो जाएगा 57, 5 बचता है और 16 छिंग 96 और 5 101। तो यहाँ पे आपको मिलता है 10,176 डिवाइड बाय 2 का गुणा 4 में 8 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास n बराबर -5 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिलेगा 10,201 डिवाइड बाय 8। ये हमें मिल चुका है। अब हमें निकालना है इसकी करनी। तो जब हम 10,201 की करनी निकालते हैं तो हमें मिलेगा 101 और ये हो जाएगा बटे में 8। अब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो n बराबर -5 प्लस 101 बटे 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 101 में से 5 जाएगा तो 96 बटे 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो n का मान आ जाएगा 12। और यहाँ पर यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लें तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास n बराबर -5 माइनस 101 बटे 8। तो यहाँ पर हो जाएगा -106 बटे 8। आप इसे कट करेंगे तो ये कट नहीं होने वाला है, सिर्फ आप इसको 2 बार कट कर सकते हैं 2 से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा n बराबर -53 बटे 4। और हम जानते हैं कि n कभी भी माइनस या डिवाइड में नहीं आता है, इसलिए हम n बराबर 12 लेने पर, तो n बराबर हम सिर्फ क्या लेंगे? 12 लेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा 636 योग प्राप्त करने का। तो यहाँ लिखेंगे अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर हमने प्रमेय लिखी है, उसके पहले आपका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे हम प्रश्न लिख देते हैं थोड़ा सा। आधार समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा आपका आधार समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। तो ये आपको इस प्रमेय को लिख के आना है, वहाँ पर ये भी कई बार पूछी गई है। तो आधार समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम बनाएंगे पहले एक त्रिभुज। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, या आप इसको आसानी से समझ के बना सकते हो। हमें क्या बोला गया? किसी त्रिभुज की एक भुजा। तो पहले आप बना लेंगे एक त्रिभुज। ये हमने बना लिया। त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए।
तो इसके समांतर ये वाली रेखा के हम समांतर खींच रहे हैं। अन्य दो रेखा, तो ये हमारी एक रेखा, ये हमारी दूसरी रेखा, दो बिंदु को भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हम यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो अनुपात AD बटे में जो DB होगा इतना, और इसका अनुपात वो AE और बटे में EC इसका और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो आपको ये रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये DE समांतर अन्य दो भुजाएं, तो ये AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, तो हमने D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जो अन्य दो भुजाओं को कहाँ कट कर रही है, एक निश्चित अनुपात में कट कर रही है। दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हमें AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो इसका कथन पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि आधार समानुपातिकता प्रमेय लिखिए, या इसका एक और नाम है थेल्स प्रमेय लिखिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि थेल्स प्रमेय भी पूछी जाती है। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आकृति में DE समांतर BC है। अब देखोगे यहाँ पर DE जो है वो BC के समांतर दिया गया है, और एक में EC, मतलब इसमें हमको किसका मान चाहिए, EC का मान ज्ञात करना है। और हमारे पास दूसरा है, वहाँ पे हमें AD का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम EC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं, दिया है, अब हमारे पास क्या क्या दिया है उसे हम लिखेंगे। तो हमारे पास है AD हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। यदि हम बात करें DB की, तो DB हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, AE हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और EC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लगाएंगे हम त्रिभुज ABC में DE क्या समांतर दिया गया है, DE समांतर BC से, अतः थेल्स प्रमेय से। आप आधार समानुपातिकता भी लिख सकते हैं या आप थेल्स भी लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ी थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD हमारे पास है 1.5, DB हमारे पास है 3, AE हमारे पास है 1, और EC हमारे पास EC ही है। हम कर लेंगे तिर्यक गुणा। तो 1.5 गुणित EC बराबर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 1.5 हमारा गुणा में, ये चल जाएगा हमारा भाग में। आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लगाएंगे 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15 से 30 को काटेंगे तो 2 बार, तो EC हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने पहला क्वेश्चन निकाल लिया है। दूसरा क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार फिर आपके लिए बता रहा हूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। हमें बोला गया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x, 0। तो हम ले लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 है। ये हमने मान लिया, हमारे पास दो बिंदु है x, 0। अब यदि हम प्रश्न अनुसार बात करें तो दोनों की दूरियां क्या है, समदूरस्थ, मतलब दूरियां समान है। तो प्रश्न अनुसार 2, -5 और x, 0 की दूरी के बीच दूरी ये किसके बराबर होना चाहिए। तो हमें दिया गया है -2, 9 और x, 0 के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने
दोनों जगह बराबर लिख दिया। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन नहीं दिया समदूरस्थ है। यदि हम हमारा सूत्र देखें तो हमारा दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1। तो यदि हम बात करें x2 माइनस x1 की, तो x2 हमारे पास है x, तो इसे हम लिखेंगे x, और x1 की बात करें तो ये है हमारे पास 2, तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस y2, तो y2 हमारे पास है 0, y1 है हमारे पास माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 का वर्ग, प्लस यदि हम यहाँ पे बात करें y2, इसको भी हम लिखेंगे x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x है हमारा x ही रहेगा, और x1 हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस 2 और उसका वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। तो जब आप वर्ग खोलेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस 2 का वर्ग, तो x वर्ग प्लस 4x, सॉरी माइनस का 4x और प्लस का 4, और 5 का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा हमें 25। इसी प्रकार इसका वर्ग खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x का वर्ग, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4x और प्लस 4 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो यहाँ पर हमने वर्ग कर दिए हैं। अब आपको करनी हटानी है तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब दोनों वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा x वर्ग माइनस 4x, 25 और 4 को प्लस करेंगे तो ये प्लस का 29। इसी प्रकार से x वर्ग प्लस 4x, 4 और 81 हो जाएंगे यहाँ पर 85। हम x वाली टर्म अलग कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा x वर्ग माइनस 4x, ये प्लस का x वर्ग LHS पर आके हो जाएगा माइनस का x वर्ग, और प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x बराबर 85 माइनस 29। तो आपका x वर्ग से x वर्ग हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, तो आपके पास बचेगा, सॉरी x वर्ग से x वर्ग हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है माइनस 4 माइनस का 8x बराबर 85 में से आप 29 माइनस करेंगे तो यहाँ बचता है 56, माइनस 8 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा गुणा वाला भाग में जाएगा, तो आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचता है माइनस का 7, और यही आपका x का मान होगा। तो यदि हम देखें तो बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, अतः x अक्ष पर बिंदु आ जाएगा -7, 0, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन ने बोला गया है उस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो AB है वो वृत्त का व्यास है, तो ये हमारा AB बन चुका है वृत्त का व्यास, जिसका केंद्र हमें दिया गया है 2, -3। ये बिंदु हमारे पास है 2, -3, तथा B के निर्देशांक भी हमारे पास है 1, 4, ये हमें दिए हैं, और हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए भी हम मान लेते हैं, माना A के निर्देशांक x1, y1 है, ये हमने मान लिया है, ये हमारे A के निर्देशांक है। अब हमें दिया है हमारे पास केंद्र बिंदु है, तो केंद्र हमारे पास कितना है 2, -3। इसका मतलब हमारे पास है x हमारे पास है 2, y हमारे पास है -3, और AB वृत्त का व्यास है और B के निर्देशांक भी है, तो हमारे पास x2 भी है 1 और y2 हमारे पास है 4। अब यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं केंद्र बिंदु व्यास को 1:1 में विभाजित करता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो ये दोनों बराबर भाग होंगे, तो हमारा जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 1:1 में विभाजित करता है। अतः हमारा जो m1 आएगा वो भी 1 आएगा, हमारा जो m2 आएगा वो भी क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर हम
विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अतः विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, विभाजन सूत्र के प्रयोग से यहाँ पर हम विभाजन सूत्र हमारा लगाते हैं। तो विभाजन सूत्र हमारा होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, जो भी मान हमारे पास है हम सारे मान रखते हैं। तो यदि हम x का मान बात करें तो x का मान हमारे पास है 2, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2। m1 हमारे पास है 1, x2 हमारे पास है 1 प्लस m2 भी 1 है, x1 हमें ज्ञात करना है और m1 प्लस m2 भी हमारे पास है 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 गुणित x1 यहाँ पर होगा x1, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1 बराबर x1, तो x1 हमें मिल जाएगा 3। हम y वाला सूत्र लगाएंगे, तो अब लगाएंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम y के मान रखेंगे, तो y हमारे पास है -3 और y2 है 4, तो यहाँ मान रखेंगे तो -3, m1 हमारे पास 1, y2 हमारे पास 4, m2 1 और y1 हमें ज्ञात करना है बटे में 1 प्लस 1। तो ये 2 हमारा 3 के गुणा में आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास है 4 प्लस y1, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 बराबर y1, तो y1 हमें मिल जाएगा -10। तो ये हमारे 2 मान आ चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः a के निर्देशांक x1 हमारा कितना आया था 3 और y1 हमारा आ चुका है -10, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे हमारे अध्याय 7 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पार्ट 1 हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। पार्ट 2 में भी आपको कल मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में आपको अध्याय 8 से लेकर अध्याय 14 तक के आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे 1 से लेके अध्याय 7 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पे डिटेल में भी हमने वीडियोस बनाए हैं, वो भी देख सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है तो इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, वो भी आपको कल मिलने वाला है, जिसमें हम अध्याय 8 से लेकर अध्याय 14 तक के प्रश्न कवर करेंगे। तो यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आ रही है और आपकी एग्ज़ाम में आपको काम में आ रही है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।